बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज की अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन, ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। नाज़रीन, आज वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक बड़ी ही अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी नाअहली सामने आ चुकी है। जी हाँ, वजारत IT को 5 साल में वफाकी सेक्रेटरी ही नहीं मिल सका है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अपनी नाअहली का खुद ही एतराफ़ भी कर लिया है। अब वजारत को प्राइवेट सेक्टर से सेक्रेटरी तलाश करके दिया जाएगा और प्राइवेट भर्ती होने वाले सेक्रेटरी के लिए 20 लाख तनख्वाह और भरपूर मराहत का पैकेज भी तैयार कर लिया गया है। मजीद इस खबर के बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद जावेद हुसैन। जावेद, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वजह है कि वजारत IT को 5 सालों में विफाकी सेक्रेटरी ही नहीं मिल सका है? जी देखें, ये एक बड़ी सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न खुद ये तस्लीम कर रहा है और तहरीरी तौर पे उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनको वजारत IT के लिए जिस किस्म का एक ऑफिसर चाहिए, उस तरह का ऑफिसर उनकी पूरे जो फेडरल पूल है उसके अंदर मौजूद नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने जो तहरीरी तौर पर जवाब दिया है मुतालिका एक फोरम को, उसमें बताया गया है कि IT मिनिस्ट्री को क्योंकि एक पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए एक ऐसे अफसर की ज़रूरत है जो कि टेक्नोलॉजी के साथ हमांग हो, टेलीकॉम को समझता हो और IT सेक्टर को वो समझता हो। तो इस हवाले से उनके पास कोई ऐसा अफसर मौजूद नहीं जो कि इस पोजीशन में काम कर सके, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2019 से लेके 2024 तक, यानी कि रवां साल तक 6 फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं वो IT मिनिस्ट्री में तब्दील और जिनके तकर्री और तबादले होते चले गए। और वाकई ये बात इस चीज़ की अक्कासी करती है कि इस किस्म का जो तकर्रियाँ और तबादले जो एक तसलसल से हो रहे होते हैं, उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वफाकी हुकूमत की या जो पॉलिसीज़ आप देर पा बना रहे होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, वो मुतासिर होती हुई दिखाई देती हैं कि उसमें एक तसलसल नहीं रहता। तो उस तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो फेडरल पूल के पास जो इतने बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स और इतने तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें कोई कैडर ऐसा दिखाई नहीं देता जो प्रोफेशनली, जैसे इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस लाइन में आने नहीं दिया जाता ब्यूरोक्रेसी में, या आमतौर पर एक तासुर भी देखा जाता है। और उसमें हम देखते भी हैं कि कोई इस किस्म के जो स्किल वाले लोग या प्रोफेशनली जिस तरह से इंजीनियर्स हैं उनको कैडर में शामिल नहीं होने दिया जाता। तो यही वजह है कि आज जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसको इश्तिहार देना पड़ रहा है कि ऐसे शख्स के लिए जो माहिर हो अपनी फील्ड का, और उसे ओपन मार्केट से यानी कि प्राइवेट सेक्टर से लेने के हवाले से फैसला किया गया है। और IT मिनिस्ट्री और ये फैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से ये लिया जा रहा है। इंजीनियर्स और पेशावराना महारत रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को रखा ही नहीं जाता, क्या वजह है, क्यों नहीं लाए जाते हैं? देखें, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक निज़ाम, जिसे अमूमी तौर पर इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो आपको पता है कि जो ग्रुप्स हैं जो CSS करने के बाद और एक मरहले पर पहुंच के उन ग्रुप्स के जो अफसरान हैं वो किसी बाहर के कैडर के किसी शख्स की इंडक्शन को उस तरह से उसको समझा नहीं जाता। लेकिन अमूमी तौर पर जो इंजीनियर्स हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं या दीगर शोबों से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस बात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि उनके लोगों को तरजीहात नहीं दी जाती, सिवाय इसके कि उनको कंसल्टेंट के तौर पर ले लिया जाए या किसी फर्म के थ्रू उनको हायर कर लिया जाता है। लेकिन इसके लिए हुकूमत ने जैसा कि SPPS और MP स्केल पॉलिसी मुतारफ़ करवाई हुई है, तो उसके तहत इन लोगों को भी लाया जाता है बतौर माहिर के तौर पे या कंसल्टेंट के तौर पे। तो ये जो अभी तकर्री होने की बात की जा रही है, सेक्रेटरी फेडरल जो सेक्रेटरी हैं IT मिनिस्ट्री के, उनको भी SPPS पॉलिसी के तहत लाया जाएगा। और SPPS 1, 2, 3 जो कि MP स्केल के हम पहले सुनते थे, उसके बाद SPPS पॉलिसी जो कि हम इसी प्रोग्राम में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसके तहत जो मराहत हैं वो 20-21-22 ग्रेड के अफसरान के बराबर उनको दी जाती हैं, और SPPS 1 स्केल जो है वो 22वें ग्रेड के बराबर होता है। और इसमें जिसकी तकर्री की जाएगी उसके लिए तकरीबन 20 लाख रुपया तनख्वाह, और साथ में फिर जो 22वें ग्रेड के अफसरान की जो मराहत होती हैं वो तमाम मराहत उनको फ्राहम की जाएंगी। तो इस हवाले से
2 साल की तकरीरी का इश्तिहार दिया गया है, 60 साल की उम्र की एक लिमिट रखी गई है और उसमें तो जो एजुकेशन की डिमांड की गई है वो एक बैचलर के लेवल की एजुकेशन जो कि बैचलर ऑफ देने के बावजूद भी काबिल अफसरान ही मौजूद नहीं है। क्या फ़ायदा उन मराद का जब आपके पास जो महारत रखने वाले और जो काबिल अफसरान हैं वही मौजूद ना हो? फिर जी बिल्कुल, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो फेडरल पूल में अगर विफाकी सेक्रेटरीज या जो अफसरान हैं उनकी तादाद देखी जाए तो सैकड़ों में ये तादाद है और इनकी हम देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर 152 ऐसे इदारे कायम हैं जो मुख्तलिफ वजारतों के जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए वो काम करते हैं। 152 इदारे ऐसे जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कायम किए गए, उन्हीं वजारतों में जो अफसरान आएंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और उन पर करोड़ों अरबों रुपया सालाना खर्च किया जाता है इस तरबियत के नाम पे। आपको अभी बताएं कि इसी गुज़िश्ता माह में 50 ऐसे अफसरान जिन्होंने 20 में से 21वें ग्रेड में अपनी प्रमोशन लेनी है, तो उनके लिए 3 से 4 माह की तरबियत का एक प्रोग्राम रखा जाता है हर साल, और उसमें 50 अफसरान जो है वो तरबियत लेने जाएंगे और एक अफसर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो मुताल्लिका मिनिस्ट्री से 22 लाख रुपया लेगी और एक अफसर पे 22 लाख रुपया खर्च किया जाएगा 3 से 4 माह में, जिसमें उनकी तरबियत होगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और उनको फिर मुताल्लिका शोबे से मुताबिक तरबियत दी जाएगी और बैरूनी दौरे करवाए जाएंगे। ये तरबियती कोर्सेज कौन करवाता है? जी देखें, ये जैसा कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ वजारतों के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरबियत करवाती है, वो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तहत वो इदारे कायम किए गए हैं। आपने नाम सुने होंगे, जो नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज है लाहौर में, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। इनके तहत जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोयटा काम करता है, पेशावर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, और ये ज़ैली इदारे हैं जो कि मैनेजमेंट के हवाले से मुताल्लिका ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तरबियत करते हैं और इस पे एक अफसर के ऊपर 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा 3 माह के लिए किया जाता है और हर कैडर में प्रमोशन के लिए ये तरबियत होना लाजमी है। ये एक अफसर की आप बता रहे हैं कि जी बिल्कुल, इस पे 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा। इसका ड्यूरेशन कितना होता है जावेद? जी एक अफसर, जी देखें, इस पे एक अफसर पे 20वें से 21वें ग्रेड में जब उनकी प्रमोशन हो रही होती है तो उस वक्त 3 माह की जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें जो हालिया कोर्स करवाने के लिए जो ऐड दिया गया है उसमें बताया गया है कि 22 लाख रुपया एक अफसर पे खर्च आएगा और ये 22 लाख रुपया 21वें ग्रेड में प्रमोशन के लिए उस वक्त तरबियत करवाई जाती है, फिर 21वें से 22वें में ग्रेड में जाने के लिए भी तरबियत करवाई जाती है। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो ज़राए ने हमें बताया है कि जहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो 55 साल की उम्र में भी तरबियत हासिल करती है और 55 साल की उम्र में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो, जिस तरह से बात की जाए फॉरेन अफेयर्स के लिए जो काम सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें अमूमी तौर पर जो बैरून मुल्क सफ़ीर मुकर्रर किए जाते हैं तो उनकी तरबियत भी हो रही होती है वक्त के साथ साथ। तो इसमें 55 साल की उम्र में भी अफसरान की तरबियत करवाई जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान एक लिहाज से देखा जाए तो तरबियत करवाने वाला पहला बड़ा मुल्क है। 55 साल की उम्र में कोर्सेज करवाए जाते हैं तो मकसद तो यही है कि वो अपनी मुताल्लिका मिनिस्ट्री के लिए, जी मकसद यही है इन कोर्सेज का कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उनको उस शोबे के लिए माहिर बनाया जाए जिस मिनिस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, ताकि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है वो मैक्सिमम वो अपनी उसका आउटपुट जो है वो दे सके। तो इस हवाले से उनको तैयार किया जाता है। कोर्सेज करवाने के बावजूद अभी तक जो है आप देख के माहिर अफसरान तो फिर भी नहीं मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यही एक वजह है कि हमारी जो मुआशी बेहतरी है उसकी तरफ हम क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल स्किल वाले लोग बहुत कम है। मैनेजमेंट और दीगर जो मामलात हैं उनको चलाने वाले या रवायती तरीकाकार से जो सरकार का जो काम है उसको चलाने वाले अफसरान तो बहुत हैं, लेकिन टेक्निकल स्किल जो रखने वाले लोग हैं, अफसरान हैं, वो उनकी कमी की वजह से हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वहाँ पर अभी हम उस पर खड़े हैं। अब जैसा कि SIFC के थ्रू
जो टेक्निकल माहिरीन हैं उनको लाया जा रहा है, या SPPS के जरिए जो है वो वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना ने जो सिफारिश की थी उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उसके बाद SPPS के थ्रू अब माहिरीन जो मार्केट से, बैनुल-अक़वामी मार्केट से, जो मकामी मार्केट है वहाँ से माहिरीन को लिया जा रहा है। तो उसका मकसद यही है कि जो टेक्निकल फैसिलिटी है, टेक्निकल चीज़ें हैं वो करवाई जाए ताकि मईशत में बेहतरी लाई जा सके। और इसमें आप देखें कि IT के हवाले से कहा जाता है कि डिजिटल पाकिस्तान का एक विजन है और पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से हमारे कर्जे भी उतर सकते हैं। लेकिन हाल ये है कि हमारे पास अफसरान जिनकी एक बहुत बड़ी फौज हमारे पास एक है, वो इस काबिल नहीं कि IT के और टेलीकॉम सेक्टर की वो पॉलिसी बना सकें या IT सेक्टर की तरवीज कर सकें, और उसके लिए हमें अब बाहर से एक अफसर को लाना पड़ा है। इसी तरह से आपको बताएं कि एक MP 1 स्केल के अफसर पहले से करवाए जाते हैं, 20 से 22 लाख रुपया उन कोर्सेज पे खर्च आता है। आखिर वो फीसें जो अदा की जाती हैं वो फीसें कौन अदा करते हैं उनकी? वो पब्लिक अदा करती है, पब्लिक मनी से। वो जो मुतालिका वजारत है वो एस्टेब्लिशमेंट बजरिया एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के वो मुतालिका इदारे को पे करती है, और ये तमाम का तमाम जो खर्चा है वो अवाम के टैक्सेस से जो है वो अदायगियाँ इनकी होती हैं, कोई अपनी जेब से नहीं देता। इसमें बैरूनी दौरे भी शामिल होते हैं। ये कोर्सेज जो कि बड़े पुरतायुश एक माहौल के अंदर उनको ये उनकी ये ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। और ब्यूरोक्रेसी का आपको एक स्टाइल का पता है कि किस तरीके से उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है कि वो अपना मैक्सिमम इनपुट दे सके। लेकिन हम ये देखते हैं जी बिल्कुल, और इसी के लिए हम देखते हैं कि जो पॉलिसीज हैं उनका तसलसल, उसका तो ख्याल शायद कोई ही रखता हो कि उनका तसलसल नजर नहीं आता। अभी हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट, अभी आप हाल ही में जो तकर्रियां तबादले हुए उसमें जो राशिद लंगड़ियाल साहब जो कि फेडरल सेक्रेटरी जो तवानाई के थे उनको FBR में लगा दिया जाता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स, वही आपकी शफलिंग दिखाई देती है कि वही नाम एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में और तीसरी मिनिस्ट्री में, यानी कि ये ब्यूरोक्रेट्स इतने एक्सपर्ट्स हो चुके हैं कि वो हर मिनिस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन IT मिनिस्ट्री का ये हाल दिखाई देता है कि यहाँ पर जब बिल्कुल टेक्निकल मामला आया जिसमें IT टेलीकॉम और IT सेक्टर को उनकी पॉलिसियां मुरतब करनी है, तो हमें दिखाई देता है कि कोई ऐसा एक्सपर्ट ही नहीं इनके पास जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये तस्लीम कर रहा है इस खत में, और कहा जा रहा है कि हमारे पास ऐसे अफसरान नहीं हैं, इसलिए हमें बाहर से कोई ऐसा टेक्निकल एक्सपर्ट लाना पड़ा है। और ये टेक्निकल एक्सपर्ट के बारे में ये राय पाई जा रही है पार्लियामेंट के अंदर भी और जो हुकूमती हल्के हैं उसके अंदर भी कि इनका नाम शायद फाइनल कर लिया गया है। सिर्फ इश्तिहार एक फॉर्मेलिटी है जिसको वहां पर लाना है और वहां पर लाके इस अफसर को बाहर से कहां से, किस इदारे से लिया जाएगा, मुतरादिफ हो। देखें, हमारे यहाँ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या तो मार्केट से लिए जाते हैं, और आपको पता है कि बाहर इंटरनेशनल इदारे भी हैं जहाँ से आपके लोग यहाँ पर लाए जा सकते हैं। उसमें हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं उनमें भी एक्सपर्ट्स, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि बाहर भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, यहाँ भी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है कि SPPS के ज़रिए जो स्पेशल प्रोफेशनल जो पे स्केल है उसके तहत जिन लोगों को लाया जा रहा है वो ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड से उनका ताल्लुक है। और इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था कि एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए SPPS की जो 64 ईयर्स की जो बार थी वो वज़ीर आज़म ने एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए वफाकी काबीना ने वो बार ख़त्म कर दिया। अब उम्र की हद भी ख़त्म हो चुकी और तजर्बा भी आपका मिनिमम भी हो वो भी चलेगा। और कोशिश ये की जाती है कि अमूमी तौर पर SPPS के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं उनको हायर किया जाता है। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी अब आपको SPPS और MP स्केल के जो पॉलिसीज हैं वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी की तरबियती कोर्सेज हैं ये जो करवाए जाते हैं, क्या ये हर मुल्क में करवाए जाते हैं या पाकिस्तान में खास तौर पर तवज्जो दी जाती है इन पर? देखें, ब्यूरोक्रेसी की और जो अफसरान हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी प्रमोशंस होती हैं वो करवाई जाती हैं। इवन कि हमारी जो फोर्सेस के अंदर भी देखें तो एक रैंक तक जाके उनकी तरबियत होती है, उसके बाद उनकी तरबियत वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की 55 साल में भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। यानी कि अगर एक फॉरेन अफेयर्स का कोई अफसर बैरून मुल्क किसी जगह पर सफ़ीर है
तो वो मुतालका मुल्क को ये दरख्वास्त देकर आता है कि मैं एक तरबियत के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ और मेरी 3 माह की तरबियत आ चुकी है। अमूमी तौर पर आप वजारतों में जाएं तो अफसरान अपनी सीटों पर मौजूद नहीं होते, तो पता चलता है कि उनकी कोर्स आ चुके हैं, वो कोर्स पर जा चुके हैं, उनकी तरबियत हो रही है। तो ये तरबियत का मरहला जो है वो 60 साल की उम्र तक भी इनका चलता रहता है। 55 साल की उम्र समझ लें कि एक रिटायरमेंट के नज़दीक आपके भी उनको तरबियत करवाई जा रही होती है। तो मुझे हमारी जो एक बात हुई ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं उनके साथ, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान शायद पहला मुल्क है जहां पर ब्यूरोक्रेसी की इतनी तरबियत करवाई जाती है और आखिरी वक्त तक भी उनको हमें माहिर और काबिल अफसर नहीं मिल पाते हैं जावेद। लेकिन फिर भी माहिर और काबिल अफसर नहीं मिलता जो टेक्निकल जो एक तसलसल है पॉलिसियों का वो लेकर चल सके। एक तो हमारे यहाँ हुकूमतों का जो तसलसल है वो बहुत कम उसमें दिखाई देता है, उसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं वो मुतासिर होती हैं, ख़ास तौर पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। और दूसरी तरफ जो है इस किस्म के जो मामलात हैं ब्यूरोक्रेसी के और सरकारी जो एक सिस्टम जिसे कहा जाता है उसके अंदर इस किस्म के मामलात हैं, तो वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स ना होने की वजह से, चीज़ों को टेक्निकली समझने वाले ना होने की वजह से वो पॉलिसीज़ का तसलसल भी ब्रेक होता है, जिसकी वजह से सारे का सारा नुकसान जो कौमी मईशत है उसको उठाना पड़ता है। अच्छा जावेद, CSS कहाँ स्टैंड करता है? इन इदारों में जो ट्रेनर्स रखे जाते हैं क्या वो CSS क्वालिफाइड होते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमने मालूमात ली कि ये जो इंस्टीट्यूट हैं, ख़ास तौर पे नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज लाहौर, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 21, 20, 21, 22वें ग्रेड के अफसर की ट्रेनिंग करवाने वाला नॉन CSS जो फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर पाए गए हैं और वैसे से लोग हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं लेकिन वो खुद CSS करके नहीं आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज हो या लाहौर का, कराची का, कोयटा का, पेशावर का, इस्लामाबाद का, वहाँ पर जो फैकल्टी है वो किस मयार की है। हाँ। तो दिखाई ये देता है कि शायद जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रोजगार चलाते रहने के लिए ही ये इंस्टीट्यूट कायम किए हैं, जहाँ पर एक तरबियत के नाम पे भारी भरकम फीसों के साथ ये तरबियत तो करवाई जाती है, लेकिन उसका जो आउटकम है, सवाल फिर वहीं पर आकर खड़ा होता है कि आउटकम और उसका जो इनपुट है मुल्क की तरक्की में वो क्या दिखाई देता है। वो यही दिखाई देता है कि आप बाहर से, अभी आपको बताएं कि IT मिनिस्ट्री की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उनका इश्तिहार आया है, तो इसी मिनिस्ट्री में कोई 8 से ज़ायद अफसरान ऐसे मौजूद हैं जो कि MP स्केल के तहत उनको हायर किया गया है। अच्छा। उनको मेंबर के तौर पे लिया जाता है और ये तकरीरें MP स्केल के तहत उन लोगों की दिखाई देती हैं जो कि किसी के भांजे भतीजे या रिश्तेदारों को वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है, या फिर अपने जो प्यारों को नवाजने के लिए जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो उनको वहाँ पर ले आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे इस पूरे सिस्टम के साथ कि इन कैडर्स में जो कि MP स्केल और SPPS के थ्रू उन एक्सपर्ट्स को लाया जाना है, वहाँ पर आप अपने अजीज़ो अकारब को अकरबा परवरी जो है वो दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो जो पोस्ट है, यानी कि आपको एक बताएं कि IT मिनिस्ट्री में HR तक का जो है वो MP स्केल के ऊपर। आखिरी सवाल जावेद जो मेरे माइंड में अभी क्लिक कर रहा है कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं इनकी हायरिंग फिर कैसे होती है? कौन करता है इनको हायर जब इन्होंने CSS भी नहीं किया होता? देखें, यही जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होते हैं यही इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को चला रहे होते हैं और यही अपनी सहूलत के लिए आगे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका एक मयार कायम करते हैं और उनकी हायरिंग करते हैं। और ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर जो नॉन CSS लोगों को भर्ती करने के हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की एक पॉलिसी है कि किन किन इन इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से भर्ती की जाएगी। और जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ जो इनको फैसिलिटेट करना है या उनकी बजटिंग करना है, लेकिन उनको एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर लिया जाता है जिसमें जो नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक उनका जो एक बड़ी जो इदारा है उसके तहत ये तमाम स्कूल काम करते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अफसोस का मुकाम है कि हम एक काबिल और माहिर अफसर वो नहीं निकाल पाते हैं। नाजरीन, उन मराआत पर भी सोचना चाहिए जो मराआत इनको दी जाती हैं। क्या फ़ायदा ऐसी मराआत का कि सारी पुरतायुश जो हैं इनको अशिया मुहैया करने के बावजूद, इनको अच्छी लाइफस्टाइल देने के बावजूद हम एक अच्छा काबिल माहिर अफसर नहीं निकाल पाते हैं। हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए ताकि माहिर और काबिल अफसर हमें मिल सकें और वो काम चला सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम मामला आपके पेशे खिदमत है और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के अस्पतालों में बेकायदगियों की रिपोर्ट सामने आई है। कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स किराए अदा नहीं कर रहे हैं तो कहीं यूटिलिटी बिल्स का मसला है। बाज़ अस्पतालों में टीचिंग स्टाफ को ऐसे अलाउंसेस दिए गए हैं जिसके वो हकदार ही नहीं थे। इस तरह बाज़ अस्पतालों में जो अद्वियात सप्लाई की गई हैं वो तैयारी की तारीख से 2 माह कबल ही अस्पताल पहुंच गई। जी हाँ, अस्पतालों के अंदर इंस्टीट्यूशन प्राइवेट प्रैक्टिस के तहत शाम के औकात में प्राइवेट क्लिनिक खोल दिए गए तो उसका मुनाफा डॉक्टर्स और अस्पताल को जाता रहा, लेकिन ये मुनाफा अस्पताल रिकॉर्ड में कुछ और है और बैंक के रिकॉर्ड में कुछ और है। और कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर्स और नर्सों को हॉस्टल में रहने की सहूलत दी गई है। हॉस्टल में रहने वाली नर्सों और डॉक्टर्स ने एयर कंडीशनर्स चलाए और दिल खोल कर बिजली इस्तेमाल की। उनसे बराए नाम यूटिलिटी चार्जेस लिए गए, जबकि अस्पताल को उनकी जगह करोड़ों रुपए अपनी ही जेब से भरने पड़े हैं। इन तमाम स्टोरीज पर काम किया है हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज ने। उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। मुमताज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस सूबे के एक अस्पताल में एक ठेकेदार को फार्मेसी बनाने का ठेका दिया गया था। वो अपना मुनाफा जेब में डालता रहा लेकिन अस्पताल के वाजिबात अदा नहीं किए। क्या तफसीलात हैं, बताइएगा जरा। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये दरअसल बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि सवाबी में है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये उसी की एक स्टोरी है। वहाँ पे एक ठेकेदार को फार्मेसी बनाने के लिए कहा गया। 2018 में उनको ठेका दिया गया था और 10 साल के लिए ठेका दिया गया और इस ठेके के तहत उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अस्पताल में जितनी भी ज़रूरी जो अद्वियात हैं उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और इसके अलावा जो फार्मेसी अस्पताल के अंदर उसे कायम करने दी गई उसका किराया और उसके जो बिजली और दीगर जो यूटिलिटी की जो बिल्स हैं वो उसने खुद ही अदा करने थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो पहली ही रोज से जितनी भी उसके बिल थे और जितना भी किराया था वो अदा नहीं कर सका। फार्मेसी से जितना भी मुनाफा आता रहा वो तो अपनी जेब में डालता रहा, लेकिन होते होते जो उसकी यूटिलिटी के जो बिल्स हैं और जो किराया है वो 1,30,00,000 रुपए तक पहुंच गया। जब अस्पताल की इंतजामिया ने उस पर एक्शन लिया और उनको कहा कि वो चूंकि किराया नहीं दे रहे हैं और इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो उसके जिम्मे बकाया हैं, तो उन्होंने तकरीबन कोई 51 लाख के करीब अदायगी तो कर दी, लेकिन जो 1,30,00,000 टोटल 1,82,00,000 की जो बकायाजात थे उसमें 1,30,00,000 के बकायाजात उसके जिम्मे अब भी रहते हैं। बार बार उसको यकीन दहानी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद वो फार्मेसी तो चलती रही है। 2028 तक वो यही फार्मेसी चलाते रहेंगे, लेकिन ये जो बकायाजात हैं ये उनके जिम्मे जमा होते रहेंगे और इसी तरह से वो अदायगी नहीं कर रहे हैं। तो इस किस्म के ये एक कहानी नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगहों में भी ऐसी ही मुख्तलिफ कहानियां हैं कि कोई जो है किराया अदा नहीं करता, कोई यूटिलिटी के बिल्स अदा नहीं करते। तो ये एक लंबी कहानी है। अगर आप उसकी बात करें, इसी तरह की एक और कहानी है खैबर टीचिंग अस्पताल में। वहाँ पे जितनी भी डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं जो हॉस्टलों में मुकीम हैं, अस्पताल की तरफ से उन हॉस्टलों में उनको क़याम दिया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इन हॉस्टलों के बिजली के जो बिल्स हैं और जो गैस के जो बिल्स हैं वो ज़्यादातर हिस्सा उसका अस्पताल अपने पले से उसमें डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मुलाजिमीन से कटौती की गई है ये यूटिलिटी बिल्स की मद में वो सिर्फ 26,94,000 है। अच्छा। और जो अस्पताल की तरफ से अदायगी की गई है वो करोड़ों में है। अगर ये 26,94,000 इससे मिला किया जाए तो हॉस्टलों में रहने वाले डॉक्टरों और नर्सों की जगह अस्पताल ने अपने पल्ले से कोई 25 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी की है। मतलब बगैर बड़ी अदायगी कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं कैसे बर्दाश्त कर पाता है इतनी एक्स्ट्रा अदायगियां? यही तो वजह है। और ये इसमें अजीब गरीब बात तो एक ये भी है
कि इन डॉक्टरों और नर्सेज से कहा गया है कि वो माहाना बिजली का जो गैस का जो बिल है वो सिर्फ 300 रुपए अदा करेंगे। हालांकि हीटर और ये दूसरी जो खाने पकाने की जो सहूलत है वो भी इसे फराहम की गई है। अब गैस के बिलों को देखें और 300 रुपए माहाना उनकी अदायगी की जो जिम्मेदारी है वो देखें। सिर्फ यही नहीं, जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज इन हॉस्टल्स में, इस एकोमोडेशन में जो एसी चला रहे हैं, वो उसके सिर्फ 2000 रुपए माहाना देने के पाबंद हैं। हालांकि उनका जो बिल है, आप एक छोटा सा घर हो तो उसका बिल जो है वो 25 और 30 हजार रुपए से उस वक्त कम नहीं आता कि जब वो सिर्फ 5-6 घंटे एसी चला रहे हो। अब ऐसे हाल में उनकी जगह 2000 रुपए, वो तो 2000 रुपए बिल एसी का दे देते हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए की जो बिल्स हैं वो अस्पताल की जानिब से अदा की जा रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद जो हॉस्टलों में रह रहे हैं और जिनकी जगह हॉस्पिटल्स जो हैं वो अदायगी कर रहे हैं, वो की तादाद 905 के करीब है। और यहाँ तशवीश की बात तो ये है कि ये सारे हॉस्पिटल्स बशमूल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ पे ये अदायगी की जा रही है उनके ज़िम्मे, ये सब के सब खसारे से दो चार हैं। अच्छा। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इन्हें तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं होता और ये हुकूमत के ग्रांट पे चलते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से उनको वन टाइम ग्रांट मिलता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अखराजात होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। अब अगर उस ग्रांट में से ये लोग यूटिलिटी के बिल्स और जो दूसरे अखराजात हैं, जो हॉस्टलों के डॉक्टरों और नर्सों की जगह जो दे रहे हैं, तो जाहिर है जो मरीज की जो वेलफेयर के लिए जो फंड्स आएंगे वो कैसे वहां पे इस्तेमाल होंगे। जितने भी करोड़ों रुपए हैं वो तो यहाँ पे लग गए, तो जो मरीज की फलाह बहबूद के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वो इन्हीं चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं। चाहिए तो ये था कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये नर्सेज हैं, ये इन्हीं हॉस्पिटलों में क़याम करते, लेकिन इनके जो बिल्स हैं उनको कहा जाता कि जितना आप बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी आपकी कंजम्पशन है, उसके मुताबिक आप बिल दें, जहाँ जिस तरह से हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा मुमताज, ये बताएं कि हमने तो ये भी सुना था कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जब उनका तबादला होता है तो वो तब्दील होने के बाद कई माह जो है वो अपनी सरकारी रिहाइशगाहें नहीं छोड़ते हैं। अब तो रिटायरमेंट के बाद एक डॉक्टर जो है वो भी सरकारी रिहाइशगाह छोड़ने से इनकारी होता है, तो वो क्यों होता है? क्यों उनसे सरकारी रिहाइशगाह वापस नहीं ली जाती? जी बिल्कुल, इस तरह की ये स्टोरी जो है वो मर्ज अजला में सामने आई है। जो साबिक कबायली इलाकाजात थे, वहाँ पे अगरचे डॉक्टर्स जो हैं वो जाने से कतराते हैं, तो उनके लिए बाकायदा तौर पे एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाता है, उन्हें बंगले दिए जाते हैं और वो फिर मतलब जितना अरसा वो इस हॉस्पिटल में होते हैं तो वो बंगला उसके साथ ही होता है और उसी में वो रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो एक अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना, जो कि वजीरिस्तान में है। ये एक फार फ्लंग एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सेहत की सहूलियात इंतहाई कम दस्तयाब हैं। तो इस जिले में एक फीमेल डॉक्टर थी, वो जब तैनात हो गई तो वो वहां पे ड्यूटी देती रही, उन्हें एक सरकारी बंगला भी रहने के लिए दिया गया। तो उसको रिटायर्ड हुए कोई 10 साल हो गए हैं। अच्छा। और 10 साल से वो इसी बंगले में रिहाइश पजीर है और उसका ना तो उसने कोई किराया दिया और ना ही इस जो महकमा सेहत है उसके नोटिस पे वो इस बंगला वो खाली तो ऐसे अफराद पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत की जानिब से उन्हें यही चेक एंड बैलेंस अगर होता तो 36 लाख रुपए की रिकवरी उससे होनी है, लेकिन अभी तक 10 साल गुजरने के बावजूद भी उनसे 36 साल की रिकवरी ना हो सकी। और इस वक्त भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि उस रिटायर्ड जो डॉक्टर है उससे वो रिकवरी हो जाए, लेकिन वो अभी तक उससे रिकवरी करने में नाकाम है। कई दफ़ा उन पे ये ऑब्जर्वेशन लगाई गई और उनको ये कहा गया, महकमा सेहत ने जो मुतालिका हॉस्पिटल्स हैं उसके इंचार्ज से भी ये बात की कि जो रिकवरी है वो उस डॉक्टर से की जाए, लेकिन रिकवरी ना हो सकी। ये भी एक वाहिद मिसाल नहीं है, इस तरह की दीगर भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं और दीगर जो अमला है वो कई सरकारी रिहाइशों में वो मुकीम है, लेकिन ना तो वो किराए दे रहे हैं और ना ही उनसे जो बकाया जाते हैं वो वापस ली जा सके। यहाँ फरजाना मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन सरकारी रिहाइश गाँव में रहने के लिए सिर्फ 6 महीने दरकार होते हैं। जब कोई अफसर, जब कोई डॉक्टर, जब कोई दूसरा जो उस बंगले में या उस क्वार्टर में या उस अपार्टमेंट में रहता है तो 6 महीने का टाइम होता है रिटायरमेंट के पास। अच्छा। के बाद वो 6 महीने जब उसको पूरे हो जाते
पूरे हो जाते हैं तो उससे वो जगह जो है वो खाली करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन इस केस में ये नहीं हो सका और काफ़ी ऐसी दूसरे घर भी हैं कि जहाँ पे मुलाजमीन जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी रहते हैं, वही फैसिलिटी उसको एंजॉय करते हैं और बाद में वो उसकी जो किराया है वो उसको नहीं देते, उसकी पेंशन से कटौती का कोई तरीका है। नाज़रीन, ये चंद एक बेकायदगियां हमने आपके सामने रखी हैं। अगर सेहत के शोबे में इसी तरह की बेकायदगियां होती रहीं तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।